नमस्कार दोस्तों, एनसीईआरटी बुक की सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं फिर से एक बार आपके लिए एनसीईआरटी बुक हिस्ट्री सब्जेक्ट लेकर के आया हूं। तो दोस्तों, एनसीईआरटी की इस सीरीज में मैं आज आपके लिए एनसीईआरटी बुक हिस्ट्री सब्जेक्ट क्लास 6 के चैप्टर नंबर 8 लेकर के आया हूं। दोस्तों, इसके पहले 8 चैप्टर को का पार्ट 1 मैं आपको दे चुका हूं और आज मैं आपके लिए इसी का पार्ट 2 लेकर के आया हूं, चैप्टर 8 का। दोस्तों, तो जैसा कि आप जानते हो, मैं एनसीईआरटी बुक को लाइन बाय लाइन पढ़ता हूं और महत्वपूर्ण बिंदु जो होता है उसको अच्छे से डिस्कस करता हूं। तो चलो देखते हैं दोस्तों, आज एनसीईआरटी बुक के 6 क्लास के 8th नंबर चैप्टर के पार्ट ए को आपने देखा होगा और अच्छे से आपको समझ में आया होगा। तो आज मैं आपके लिए पार्ट 2 को स्टार्ट करता हूं, जो मैं स्टार्ट करूंगा दोस्तों, नगर अनेक गतिविधियों के केंद्र। नगर में दोस्तों जो अनेक गतिविधियाँ होती थी, उनका केंद्र बिंदु क्या था और कहाँ पर होते थे, उसके बारे में देखते हैं दोस्तों। अक्सर जो है नगर कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते थे। उदाहरण के लिए मथुरा जो है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण नगर हुआ करता था उस समय दोस्तों। 2500 साल पहले से भी ज़्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है। तो मथुरा जो है दोस्तों, ये 2500 साल से ज़्यादा पहले ये एक महत्वपूर्ण नगर रहा है, क्योंकि यह यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्ते पर स्थित था। तो देखो दोस्तों, ये यातायात और व्यापार दोनों के मुख्य रास्ते पर, यानी कि ऐसी जगह पर स्थित था कि यहाँ से आने जाने वाले सभी व्यक्ति इसी रास्ते से होकर के उनका आना जाना होता था। इनमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर और दूसरा रास्ता दोस्तों उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। शहर के चारों ओर किलेबंदी थी, इसमें अनेक मंदिर थे। तो आप जानते भी हो दोस्तों, मथुरा एक धार्मिक स्थान है, धार्मिक स्थान के रूप से भी जाना जाता था। लेकिन अगर हम पुराना इतिहास उठा करके देखें दोस्तों, तो ये व्यापार और रास्ते के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ करता था। आसपास के किसान तथा पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्ति बनाने का केंद्र भी हुआ करता था। आप देखो, वहाँ पर बेहतरीन मूर्ति भी बनाई जाती थी, इसलिए भी इसे जाना जाता है। लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी हुआ करती थी। देखो, जो कुषाणों की दूसरी राजधानी थी ये भी मथुरा हुआ करती थी। तो मथुरा राजधानी के लिए भी जानी जाती थी और ये 2000 साल पहले की बात है जब कुषाणों की दूसरी राजधानी मथुरा हुआ करती थी। इसके बारे में तुमने अगले अध्याय में आप पढ़ोगे कि मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा है। यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर भी हैं दोस्तों। यह कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। तो आप देख रहे हो कितना महत्वपूर्ण शहर है दोस्तों मथुरा के बारे में कितनी सारी जानकारियां हैं और कितना महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि वह धार्मिक स्थान भी है और राजधानी भी रह चुकी है और रास्ता भी है, व्यापार का रास्ता भी है, मूर्तिकला भी हो रही है, कितनी सारी चीज़ें एक शहर में हो रही हैं। तो मथुरा कितना महत्वपूर्ण शहर हो जाता है। मथुरा में प्रस्तर खंडों तथा मूर्ति पर अनेक अभिलेख मिले हैं, यानी कि वहाँ पर पत्थरों पर जो मूर्ति कला की गई, वहाँ पर बहुत से अभिलेख मिलते हैं। आमतौर पर ये संक्षिप्त अभिलेख हैं। ये स्त्रियों तथा पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों को दिए गए दान का उल्लेख करते हैं। प्रायः शहर के राजा रानी, अधिकारी, व्यापारी तथा शिल्पकार इस प्रकार के दान करते थे। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेख में सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोलियों और टोकरी बुनने वालों, माला बनाने वालों और इत्र बनाने वालों के उल्लेख मिलते हैं। तो आप देख रहे हो वहाँ पर कितने कलाकार लोग भी उस समय वहाँ पर रहा करते थे दोस्तों, जो अपनी कलाकारी करते थे और अलग अलग चीज़ों बनाया भी किया करते थे। अब यहाँ पर देखते हैं शिल्प तथा शिल्पकारी। पुरास्थलों से शिल्पों के नमूने मिले हैं। इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं, जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है। तो जो वहाँ से बर्तन मिले हैं और जो बहुत ही सुंदर बर्तन हुआ करते थे दोस्तों, तो उसे क्या कहा जाता है? उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है, क्योंकि ये ज़्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में पाए जाते थे। तो उत्तरी भाग में पाए जाने के कारण इन बर्तनों को उत्तरी काले चमकीले बर्तन से इसे संबोधित किया जाता था।
ध्यान रहे कि अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे होंगे, इस वजह से उनकी जानकारी नहीं मिलती है। जैसे कि विभिन्न ग्रंथों से हमें पता चलता है कि कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरई। तो उत्तर वाराणसी जो वर्तमान के उत्तर प्रदेश में है दोस्तों, और दक्षिण में मदुरई जो वर्तमान के तमिलनाडु क्षेत्र में पड़ता है। ये दोनों प्रसिद्ध केंद्र थे। यहाँ स्त्री पुरुष दोनों काम किया करते थे। तो आप देख रहे हो कितना महत्वपूर्ण शहर वाराणसी और मदुरई भी है। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे कि उनका भी एक संघ हो, उनकी एक यूनिटी होनी चाहिए, जिन्हें श्रेणी कहते थे। शिल्पकारों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा तैयार माल का विवरण करना था। तो आप देख रहे हो जो श्रेणी बनती थी, जो व्यापारी होते थे उनके अलग अलग संघ होते थे, वो अपने अपने संघ बनाते थे, अपनी यूनिट बनाते थे और उनका अलग अलग काम भी होता था। तो जिस तरीके से श्रेणी बना रहे, जिस तरीके से यूनिटी बना रहे हैं, उनके अलग अलग भी काम भी हुआ करते थे। जबकि व्यापारियों की श्रेणियां व्यापार का संचालन करती थी। श्रेणियां बैंक के रूप में काम करती थी, जहां लोग पैसे जमा करते थे। इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। उससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वालों को लौटा दिया जाता था या फिर मठ आदि धार्मिक संस्थानों में दे दिया जाता था। देख रहे हो दोस्तों कितना महत्वपूर्ण है। जो उस समय के व्यापारी लोग हुआ करते थे, किस तरीके की यूनिटी बनाते थे और कितनी अच्छी व्यवस्था के साथ अपना जो है व्यापार किया करते थे, एक दूसरे की हेल्प किया करते थे। अब यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर उत्तरी काले चमकीले बर्तन के बारे में जो भी आपने यहाँ पर पढ़ा, जो उत्तर के दिशा में पाए गए बर्तन थे उसे उत्तरी काले चमकीले बर्तन कहा गया। तो उत्तरी काले चमकीले बर्तन के बारे में पढ़ते हैं यहाँ पर। ये एक कठोर चाक निर्मित धातु की तरह दिखने वाले तथा चमकदार काली सतह वाले पात्र हुआ करते थे। इसे बनाने के लिए कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को भट्ठों पर उच्च ताप यानी कि बहुत ज़्यादा तपा करके रखते थे, जिसके परिणाम स्वरूप इन बर्तनों की बाहरी सतह काली हो जाती थी। इन पर एक पतली काली लेप भी लगाई जाती थी, जो इस बर्तनों को शीशे जैसी चमक प्रदान करती थी। इसलिए इसे उत्तरी काले चमकीले बर्तन का नाम दिया जाता था। अब सूत काटने और बुनने के नियम के बारे में यहाँ बताया गया दोस्तों, इसको भी देखते हैं। ये नियम अर्थशास्त्र के हैं, तो अर्थशास्त्र के नियम है तो इसको भी पढ़ते हैं। अध्याय 8 में अर्थशास्त्र का उल्लेख किया गया है। इसमें वर्णन किया गया है कि किस प्रकार एक विशेष पदाधिकारी को देखरेख में, विशेष पदाधिकारी की जो अधिकारी हुआ करता था, जिसको ये काम मिलता था, उसकी देखरेख में कारखानों में सूत की कताई और बुनाई की जाती थी। ऊन, पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ तथा सन को तैयार करने के काम में विधवाओं, सक्षम अक्षम महिलाओं, भिक्षुणियों, वृद्धा वेश्याओं, राजा की अवकाश प्राप्त दासियों, सेविकाओं और अवकाश प्राप्त देवदासियों को लगाया जाता था। तो देखो दोस्तों, इसमें उन लोगों को लगाया जा रहा है जो लोग या तो बाहर के लोग उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, या फिर जो है वो सभी समाजों में बराबर रूप से काम नहीं कर सकते हैं। उन लोगों को इन सब कामों में लगाया जा रहा है। उन्हें इनके काम के और गुणवत्ता के अनुसार पारिश्रमिक देना चाहिए। जिन महिलाओं को बाहर निकलने की अनुमति नहीं है, वे अपनी दासियों को भेजकर कच्चे माल को मंगवा सकती हैं और फिर तैयार माल उन्हें भिजवा सकती हैं। वे औरतें जो कारखाने तक जा सकती हैं, उन्हें अपना माल कारखाने तक तड़के ही ले जाना पड़ता था, यानी बहुत ही सुबह लेकर के जाना पड़ता था, जहां उन्हें पारिश्रमिक मिलता था, यानी इस काम के लिए उन्हें पैसा भी मिलता था या कुछ और मिलता रहा होगा, धन के रूप में कुछ न कुछ मिलता था। इस समय माल की अच्छी तरह जांचने के लिए रोशनी रहती थी। अगर निरीक्षक उस औरत की तरफ देखता है या इधर उधर की बातें करता है तो उसे सज़ा भी मिलनी चाहिए। देखो, ऐसा भी प्रावधान था कि अगर वहाँ पर जो काम करने वाला कोई व्यक्ति है उन औरतों को देखता है या बात करता है तो उन्हें सज़ा देने का भी प्रावधान था। अगर औरत ने अपना काम पूरा नहीं किया तो उसे जुर्माना देना होता था। इसके लिए उसका अंगूठा भी काट लिया जा सकता था। तो आप देखो कितना जो है
खतरनाक तरीके का सज़ा हुआ करता था दोस्तों, कि अगर वो समय पर काम नहीं कर पाया व्यक्ति या वो महिला, तो उस सज़ा के रूप में उसके अंगूठे काट लिए जाते थे। अब आगे देखते हैं सूक्ष्म निरीक्षण अरिकामेड्डू के बारे में। अरिकामेड्डू का सूक्ष्म निरीक्षण यहाँ पर दिया गया है, जो पांडिचेरी के क्षेत्र में पड़ता है दोस्तों। तो मानचित्र 7 पृष्ठ 107 में अरिकामेड्डू पांडिचेरी में ढूंढो। पृष्ठ 28 में रोम के बारे में दी गई जानकारी को पढ़ो, लगभग 2200 से 1900 साल पहले। तो ये दोस्तों जो बात यहाँ पे हो रही है अरिकामेड्डू के बारे में, ये समय है लगभग 2200 से 1900 साल पहले की। अरिकामेड्डू एक पतन था, यानी कि एक बंदरगाह हुआ करता था। यहाँ दूर दूर से आए जहाज़ों से सामान उतारे जाते थे। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला है, जो संभवतः गोदाम रहा होगा, क्योंकि इस गोदाम में जो बंदरगाहों से सामान आता था, उस सामानों को यहाँ पर रखा जाता रहा होगा। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। इसमें शराब का तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे। इनमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे हैं। साथ ही यहाँ एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। इन्हें इटली के एक शहर के नाम से एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता था। इसे मुहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। मुहर को कुछ इस तरीके से बनाया जाता था दोस्तों, वो गीली मिट्टी होती थी और वो मुहर लगा दिया जाता था, तो वो मुहर के रूप में बन जाती थी। वो गीली मिट्टी और चिकनी मिट्टी हुआ करती थी। कुछ ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनका डिजाइन तो रोम का था, किंतु ये यहीं बनाए जाते थे। यहाँ रोमन लैंप, शीशे के बर्तन तथा रत्न भी मिले हैं। साथ ही छोटे छोटे कुंड भी मिले हैं, जो संभवतः कपड़ों की रंगाई के पात्र रहे होंगे। यहाँ पर शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों से मनके बनाने के पर्याप्त साक्ष्य भी मिलते हैं। तो आप देख रहे हो यहाँ पे बहुत से साक्ष्य मिलते हैं दोस्तों, बहुत तरह की चीज़ें यहाँ पर मिल रही हैं। ये कुछ अभिलेख मिले हैं, इसके बारे में देखते हैं। यहाँ पर अभिलिखित मिट्टी के बर्तन, कई बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि में अभिलेख मिले हैं। प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए इस लिपि का प्रयोग किया जाता था, इसलिए इसे तमिल ब्राह्मी अभिलेख भी कहा जाता है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर ब्राह्मी लिपि में लिखे कुछ अभिलेख मिलते हैं। यहाँ पे कुछ प्रमुख बर्तन मिलते हैं। जैसा आपने देखा कि यहाँ पर जो पांडिचेरी का क्षेत्र था अरिकामेड्डू, वहाँ पर एक बंदरगाह मिलता है और वहाँ पर एक गोदाम भी मिलता है। वहाँ पे ऐसे ऐसे बर्तन मिले हैं दोस्तों, बड़े बड़े बर्तन मिले हैं। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि वहाँ पर जो है वो गोदाम के रूप में इसका इस्तेमाल होता था। वहाँ पे जो वस्तुएं बनती होंगी, जो चीज़ बनाया जाता होगा, वो बड़ी मात्रा में उसका निर्माण हुआ करता रहा होगा। अब यहाँ पे एक अन्यत्र दोस्तों जो यहाँ पर दिया गया है, अन्यत्र में देखते हैं किस देश के बारे में दिया गया है और क्या चीज़ महत्वपूर्ण है इसमें। रोम को ढूंढो। तो मानचित्र में रोम को ढूंढो यानी रोम के बारे में कुछ जानकारी होगी दोस्तों। यह यूरोप के सबसे पुराने शहरों में एक है। तो हम इसमें यूरोप के बारे में देखेंगे दोस्तों। रोम शहर के आसपास जो यूरोप है, यूरोप के बारे में देखेंगे। यह यूरोप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। इसका तो जो रोम शहर है दोस्तों, वो यूरोप का एक शहर है रोम। उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करनी है। वहाँ पर कुछ तथ्य मिले हैं, उसके बारे में बताया गया है कि जो यूरोप उपमहाद्वीप है, वो यूरोप महाद्वीप है दोस्तों। वो यूरोप महाद्वीप में रोम एक शहर पड़ता है। तो इसका विकास लगभग तभी हुआ जब गंगा के मैदान के शहर बस रहे थे। तो ये दोस्तों गंगा के मैदान जो शहर बस रहे थे, ये लगभग 2500 वर्ष पहले की बात है। रोम एक बहुत बड़े साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। देखो जो है रोम एक बहुत बड़े साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी दोस्तों। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि रोम बहुत बड़े साम्राज्य की राजधानी थी। यहाँ यूरोपीय, उत्तरी अफ्रीका तथा पश्चिमी एशिया तक फैला साम्राज्य था। तो इसका क्षेत्रफल भी बहुत दूर तक था। यूरोप, उत्तरी अफ्रीका तथा पश्चिमी एशिया, तो काफ़ी दूर तक इसका क्षेत्रफल भी हुआ करता था। इसके सबसे महत्वपूर्ण शासकों में एक था ऑगस्टस। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण शासक हुआ करता था दोस्तों।
आंगस्टस जो था ये महत्वपूर्ण शासक था। आंगस्टस ने करीब 2000 साल पहले शासन किया था यहाँ पर। उसने कहा था कि रोम ईंटों का शहर है। तो देखो दोस्तों, आंगस्टस ने क्या कहा था, रोम जो है वो ईंटों का शहर है जिसे मैंने संगमरमर से बनाया है या संगमरमर से बनवाया है। आंगस्टस और उसके बाद के शासकों ने कई मंदिर तथा महल भी बनवाए। आंगस्टस ने बड़े बड़े रंगमंडल यानी कि एम्पी थिएटर बनवाए। इसमें चारों तरफ दर्शकों को बैठने के लिए सीढ़ी नुमा जगहें होती थी जहां लोग बैठ करके अंदर जो है थिएटर में देखा करते थे। यहाँ लोग विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम देख सकते थे। उन्होंने स्नानागार भी बनवाए जहां स्त्रियों तथा पुरुषों के लिए अलग अलग समय पर समय निर्धारित थे। यहाँ लोग एक दूसरे से मिलते थे और आराम करते थे। बड़ी बड़ी जलवाही सेतु यानी एक्वाडक्ट भी के जरिए शहर के स्नानागारों, फव्वारों तथा गुसलखानों के लिए पानी लाए जाते थे। तो आप देख रहे हो दोस्तों, जो यूरोप का रोम शहर है वो कितना महत्वपूर्ण है। और ये उस समय वो बना था जब गंगा क्षेत्र में जो नगर बस रहे थे उस समय निर्माण हुआ था इसका। और ये एक साम्राज्य की राजधानी भी हुआ करती थी और ये बहुत दूर तक फैला हुआ था दोस्तों। और यहाँ पर जो महत्वपूर्ण शासक आंगस्टस था दोस्तों, जो करीब 2000 साल पहले था। तो आप देख रहे हो आंगस्टस ने क्या बोला था, ये ईंटों का शहर है जिसे वो संगमरमर से बनवाया था। उसके बाद यहाँ पर बड़े बड़े थिएटर बनाए गए, स्नानागार बनाए गए, आने जाने की सुविधा हुई, लोग यहाँ पर लोगों को बैठने के लिए सुविधा की गई, बहुत सारी सुविधाएं की गई। तो अब हम देखते हैं दोस्तों इस चैप्टर में यानी कि पार्ट ए में, इस चैप्टर के पार्ट ए में और पार्ट बी में जो हमने पूरा पढ़ा इस चैप्टर को, इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण शब्द थे और किस किस के बारे में पढ़ा यहाँ पे दिया हुआ है। तो हमने सबसे पहले दोस्तों लोहे के बारे में पढ़ा था, फिर गांव के बारे में पढ़ा था, सिंचाई के बारे में पढ़ा क्योंकि सिंचाई से खेती कृषि की उपज बढ़ाई जा सकती है। संगम के बारे में पढ़ा दोस्तों, नगर के बारे में पढ़ा, वलय कूप को भी पढ़ा दोस्तों जो आपने दिल्ली के क्षेत्र में देखा, पतन के बारे में पढ़ा दोस्तों और श्रेणी के बारे में पढ़ा। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें थी जिसके बारे में पढ़ा। अब महत्वपूर्ण तिथियां कौन कौन सी थी, महत्वपूर्ण तिथियों को देखते हैं। उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ था दोस्तों, ये आपने वीडियो के पार्ट 1 में देखा था जो 3000 साल पहले प्रारंभ हुआ था दोस्तों। ये उपमहाद्वीप के लगभग सभी क्षेत्रों में लोहे का प्रयोग प्रारंभ हो गया था। और लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी कब प्रारंभ हुई थी दोस्तों, ये बढ़ोतरी जो है लगभग 2500 साल पहले हुई थी। लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी, नगर, आहत सिक्के, ये सब दोस्तों 2500 साल पहले की बात थी। आपने इसको भी पढ़ा था, ये भी लगभग आप पहले ही वीडियो में आपने देख लिया था दोस्तों। उसके बाद संगम साहित्य की रचना की शुरुआत 2300 साल पहले हुई थी, तो ये भी आपने पहले ही वीडियो में देख लिया था दोस्तों। उसके बाद अरिकामेड्डू का पतन करीब 2200 से 1900 साल पहले हुआ था। ये वीडियो के पार्ट 2 जो इस वीडियो में आपने पढ़ा। तो ये महत्वपूर्ण कुछ तिथियाँ थी दोस्तों और कुछ महत्वपूर्ण शब्द थे, इसके बारे में आपने देखा। तो दोस्तों इस तरीके से इस चैप्टर का पार्ट 2 भी समाप्त होता है और ये वीडियो समाप्त होता है दोस्तों। अब हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।